नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में संयुक्त परिवार के कार्य अथवा गुण पर चर्चा करेंगे। संयुक्त परिवार के गुणों अथवा लाभों को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में इसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के द्वारा सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य। नंबर 1, सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक सदस्य को बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था अथवा कठिनाइयों के क्षणों में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। विशेष बात यह है कि इस सुरक्षा के साथ संयुक्त परिवार विपत्ति से प्रभावित व्यक्ति के सम्मान को भी बनाए रखती है। नंबर 2, समाजीकरण का कार्य। संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण तथा उनके समाजीकरण का कार्य उन वृद्ध सदस्यों की देखरेख में होता है जिन्हें जीवन का लंबा अनुभव प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार आरंभ से ही बच्चों को सेवा, अनुशासन, पारस्परिक त्याग तथा अनुकूलन जैसे गुणों के आधार पर व्यवहार करना सिखाते हैं। इन्हीं व्यवहारों के फलस्वरूप परिवार का भावी जीवन संगठित बना रहता है। नंबर 3, निराश्रितों की रक्षा। निराश्रित व्यक्तियों को संयुक्त परिवार व्यवस्था ने अपनी उपयोगी सेवाएं देकर सामाजिक जीवन को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न किया है। संयुक्त परिवार विधवाओं को एक नैतिक जीवन व्यतीत करने के अवसर देने के साथ ही उन बच्चों के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं जो माता पिता के विहीन होते हैं। नंबर 4, संस्कृति का प्रशिक्षण। इस व्यवस्था ने व्यक्ति को धार्मिक आचरण, वैवाहिक नियमों, शिष्टाचार के तरीकों तथा सामाजिक मूल्यों की सीख प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवार के जो सदस्य अपनी सांस्कृतिक परंपराओं तथा सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करते हैं उन्हें परिवार द्वारा इस तरह से दंडित किया जाता है जिससे वे भविष्य में संस्कृति से भिन्न व्यवहार न कर सके। इसी के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति एक लंबे समय तक आगामी पीढ़ियों को हस्तांतरित होती रही है। नंबर 5, अनुभवों का संचरण। संयुक्त परिवार एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक छोटे सदस्य को अपने से बड़े सदस्य के अनुभव का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। संयुक्त परिवार में वृद्ध व्यक्तियों को जीवन के अमूल्य अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों का लाभ उठाकर बड़ी से बड़ी समस्या का सरलता से समाधान किया जा सकता है। नंबर 6, व्यक्तिवादिता पर नियंत्रण। संयुक्त परिवार व्यक्ति की स्वार्थवादी मनोवृत्ति पर नियंत्रण लगातार उसके व्यक्तित्व को संतुलित बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन परिवारों में पारस्परिक कर्तव्य पूर्ति को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक नैतिक नियमों के द्वारा ही व्यक्ति को आरंभिक जीवन से ही यह सिखाया जाता है कि संपूर्ण परिवार तथा समाज के हित की तुलना में उसके निजी स्वार्थों का कोई महत्व नहीं है। यह दशा सामूहिक जीवन में वृद्धि करती है। नंबर 7, स्वस्थ मनोरंजन। परिवार में बच्चों का एक दूसरे के साथ खेलना, भाई बहनों तथा एक दूसरे के प्रति त्यागपूर्ण व्यवहार करना, स्त्रियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर उत्सवों की व्यवस्था करना, संध्याकालीन हंसी मजाक तथा शिक्षाप्रद कहानियों आदि संयुक्त परिवार में मनोरंजन के प्रमुख साधन है। नंबर 8, अनुशासन की सीख। संयुक्त परिवारों की संरचना इस तरह की है, प्रत्येक बड़ा सदस्य अपने से छोटे सदस्य का शिक्षक तथा नियंत्रक होता है। यह अनुशासन दंड की नीति पर आधारित न होकर हास्य, व्यंग, तिरस्कार तथा इसी प्रकार के अनौपचारिक साधनों से संबंधित होता है।
इसके फलस्वरूप बच्चों में जीवन के आरंभिक काल से ही बिना किसी अपराध बोध के एक अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आदत उत्पन्न होने लगती है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। इन परिवारों में परिवार का कोई सदस्य चाहे कितनी भी कम या अधिक आजीविका उपार्जित करता हो, प्रत्येक सदस्य को इतनी सुविधाएं अवश्य दी जाती हैं जिससे वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके फलस्वरूप प्रत्येक सदस्य अपने परिवार के प्रति पूरी तरह निष्ठावान बना रहता है। संपत्ति के विभाजन से रक्षा। संयुक्त परिवार की संपत्ति आप विभाजित होती है। यदि कोई सदस्य अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर बाहर चला जाए तो उसे परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। इसके फलस्वरूप परिवार के सामान कोष तथा संपत्ति में से सभी व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी होती जाती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवार की इस विशेषता में कृषि भूमि को अनेक टुकड़ों में विभाजित होने से बचाने में बहुत मदद मिलती है। धन का अधिकतम उपयोग। संयुक्त परिवार में जब सभी सदस्य अपने द्वारा उपार्जित आय को एक सामान कोष में जमा करते हैं तथा उसी कोष से अपनी सामान आवश्यकताओं के पूरा करते हैं तो परिवार की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ बन जाती है। इससे भी परिवार में धन की अधिकतम उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। संयुक्त परिवार के पास ऋणियों को बढ़ाने तथा जातिगत पृथकता को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है। संयुक्त परिवार के सदस्यों में धीरे धीरे यह भावना पैदा होने लगती है कि वे कोई कार्य करें अथवा ना करें, उनकी आवश्यकताओं तो सदैव पूरी होती ही रहेंगी। यह स्थिति व्यक्ति को आलसी, अकर्मण्य बना देती है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की कर्ता पर आर्थिक निर्भरता तथा बच्चों पर माता पिता का आवश्यकता से अधिक नियंत्रण वे दशाएं हैं जिनके फलस्वरूप किसी भी सदस्य को अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाती है। इन परिवारों में सभी सदस्यों को समान सुविधाएं मिलने के कारण प्रतिभावान तथा योग्य बच्चों को अपना विकास करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। भारतीय समाज को आज जितनी भी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका पोषण करने में संयुक्त परिवार सबसे आगे रहे हैं। उदाहरण के लिए बाल विवाह, दहेज प्रथा, जातिवाद, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अशिक्षा, रूढ़िवादिता हमारे समाज की प्रमुख समस्या हैं। संयुक्त परिवार सदैव से ही परिवर्तन के विरुद्ध रही है। इसके फलस्वरूप व्यवहार के उन नियमों को नहीं अपनाया जा सकता है जिनसे सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। संयुक्त परिवार एक बड़ा दोष इसके अंदर कर्ता के निरंकुश अधिकार होना। व्यवहार रूप से परिवार के सभी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कार्यों पर कर्ता का पूरा नियंत्रण होता है तथा उसी की इच्छा के अनुसार विभिन्न सदस्यों को अधिकतर और कर्तव्य सौंपे जाते हैं। कर्ता के आदेशों का उल्लंघन करने से कोई भी सदस्य अपने अधिकारों से वंचित हो सकता है अथवा उसे तरह तरह से उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों का शोषण एक ऐसी परंपरा है जिसके कारण स्त्रियों का जीवन अत्यधिक दयनीय बन जाता है। परिवार की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां नवविवाहित बहुओं का अपमान करना अथवा दहेज आदि को लेकर उनकी आलोचना करते रहना अथवा अधिकतर समझती हैं। इसके फलस्वरूप स्त्रियों का जीवन इतना चेतनाहीन बन जाता है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में कोई योगदान नहीं कर पाती हैं। संयुक्त परिवार में एक ही मकान में अनेक पीढ़ियों के व्यक्ति के साथ रहने के कारण अक्सर पति पत्नी को रहने के लिए एक पृथक कमरा भी नहीं मिल पाता। इसके फलस्वरूप ना तो पति पत्नी को एक दूसरे को समझने का अवसर मिल पाता है और ना ही बच्चों को माता पिता का वयस नहीं मिल पाता जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। स्थान के अभाव के कारण बच्चे उन सभी अवांछित घटनाओं को देखते हैं और सुनते हैं जिनका उन पर प्रतिकूल
प्रभाव पड़ता है। इसी के फलस्वरूप संयुक्त परिवार के बच्चों में अक्सर बचपन से ही बुरी आदतें विकसित होने लगती हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।